Acha, again, most welcome to Dawn Times. तो जनाब in this session I have to focus on preposition. अच्छा, ये preposition में दो टॉपिक्स बहुत relevant है आप लोगों के लिए। एक है fixed preposition। मैंने इस पे एक क्लास लिया भी है, वो भी डाउन टाइम चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट इनशाला मैंने खुद आगे भी दो तीन क्लासेस को टारगेट किया हुआ है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के हवाले से। तो काइंडली कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि वो आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, उसमें उतना कंसेप्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन एपीएससी में भी वो फिक्स प्रीपोजिशन में से भी पूछते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो प्रीपोजिशन आप प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन में भी वो पूछते हैं। मेरे हिसाब से प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है सीएसएस के साथ साथ वन पेपर में भी हर दफ़ा 6 7 8 10 तक एमसीक्यूज आप लोगों का यहाँ से बन जाता है। ये जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर किया तमाम ग्रुप्स में, मैंने इसलिए शेयर किया, मैंने कहा कि चल भाई सबका भलाई हो, सब लोग क्वालिफाई हो। तो आप लोगों ने इसमें जितना हो सकता है मुझसे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक एक इमेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझसे कंसेप्चुअली आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बतानी है मैं इस पर टाइम भी ज़्यादा लूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों को जल्दी होना चाहिए, मेन चीज़ यही है कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आए। तो प्रीपोजिशन का जो कंसेप्ट है, डिफिनीशन है, वो तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगा। लेकिन प्रीपोजिशन को आपने सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, प्रीपोजिशन आप प्लेस जो है वो आप लोगों को समझ आना चाहिए। बाकी जो फिक्स प्रीपोजिशन है ना, उसमें कुछ इतना कंसेप्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी आप लोगों को ऑफ, ऑन, एट, इन, ये चीज़ें आप लोगों को उनके मतलब उन अल्फाज के साथ, उन वर्ड्स के साथ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है? अच्छा, अगेन इट्स लाइक अ डेमो क्लास, बाकी बाकायदा क्लास में टाइम मिला तो आज लूंगा या कल से ले लूंगा, लेकिन आपको जस्ट मैं बुलेट्स बताता हूँ, हेडलाइंस बताता हूँ कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। अच्छा, पोजीशन के हवाले से वो लोग पूछते हैं, इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन से। अभी आप कहोगे कि सर ये चीज़ें तो हमें आती है, या शायद 9 10 में एफएससी में या सीएसएस की जर्नी में आप लोगों ने पहले भी इन चीज़ों को सुना होगा। बट इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी हद तक चेंज फील होगा। जैसा कि टाइप्स मैंने लिखा है, तो मैंने सबसे पहले फोकस किया हुआ है टाइम पे कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो भाई हम प्लेस पे तब जाएंगे ना जब टाइम में आपको कोई इशू ना हो, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, उसके बाद हम प्लेस पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्शन पे। अच्छा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों की जो मतलब स्पीकिंग स्टाइल है, मतलब जब आप लोग बोलते हैं ना, तो उसमें भी ज़्यादा इनपुट आप लोगों का प्रीपोजिशन का आता है। क्योंकि जब आप लोग स्पोकन इंग्लिश भी बोलते हैं ना, तो आप लोग खुद से वैसे देख ले, सोच ले, तो मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों का प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, तो सबसे ज़्यादा इनपुट आपका प्रीपोजिशन से ही बन जाता है, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने स्पेसिफिकली यू हैव टू फोकस। उसके बाद जनाब मैंने लिखा है ना अच्छा, जहाँ पे डाउन टाइम के प्लेटफॉर्म में इन तमाम के तमाम नोट्स में जब मैं स्टार लगाता हूँ या नोट लगाता हूँ, उसका मतलब यही है कि वो डोमेन बहुत रेलेवेंट है। जैसा कि A single preposition can function all of three। मतलब अभी ये मैंने ऊपर लिखा है ना कि एक preposition टाइम के लिए भी यूज हो सकता है, जैसा कि एट, प्लेस के लिए भी यूज हो सकता है, डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है। कभी कभी स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ, वो गूगल पे जाते हैं, इमेज को डाउनलोड करते हैं, कहते हैं कि सर हमें तो पता नहीं चलता कि कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन में क्या फ़र्क है। तो रट्टा लगाने से मेरे ख्याल में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बाकी अगर मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है कि एक सिंगल प्रीपोजिशन, लेट सपोज इन, एट, ऑन, मैं एट को लेता हूँ, एटी को, तो वो टाइम के कंटेक्स्ट में किस तरह यूज होगा, प्लेस के कंटेक्स्ट में एंड डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में, तो वो आप लोगों ने कंसेप्चुअल वे में इंशाल्लाह समझना है आगे, ठीक है? अच्छा, आगे आप लोग सुन सकते हैं जनाब। आ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ वो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है। अभी मैं आता हूँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे। एट इवनिंग टाइम
आई वॉज ऑन द वे फ्रॉम इस्लामाबाद टू सवाबी, तो मैं रास्ते में लेक्चर को सुन रहा था ना। तो वहाँ पे एक जोक था, जोक में यही था कि करीना कपूर बॉलीवुड का जो स्टार है, उसने एक इंटरव्यू में मतलब स्पोकन इंग्लिश में उन्होंने ये सिंस एंड फॉर के हिसाब से मतलब वो समझा रहे थे। मतलब उसमें उन्होंने एक तंज किया था कि भाई इतने लेवल पे ये लोग आके भी उन लोगों को फिर भी पता नहीं चलता कि भाई सिंस कहाँ पे यूज होता है, फॉर कहाँ पे यूज होता है। उन्होंने असल में ना फॉर कहना था, तो मतलब सिंस उसने कहा था। बताने का मतलब है कि आधे से ज्यादा आवाम को लिटरली आई एम टॉकिंग यू कि सिंस एंड फॉर में उसको पता नहीं चलता। तो अगेन उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना होगा, बोलना भी होगा, बट द मेन थिंग इज के आप लोगों को ये जो मैंने लिखा है ना कि सिंस डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फॉर आपके हाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो जो टिपिकल वे में स्कूल के या कॉलेज के टीचर समझाते हैं ना, तो अगेन आजकल उस ग्रामर को जब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मतलब उन पे मुझे खुद भी हंसी आती है कि भाई व्हाट इज दिस। बट द थिंग इज कि यहाँ पे मैंने डेफिनेट लिखा है, तो डेफिनेट का जो लफ्ज़ है आप लोगों ने उसके कंटेक्स्ट में जाना है कि भाई डेफिनेट वैसे एक्चुअली किस चीज़ को कहा जाता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा है, तो पॉइंट पर कैसे कहते हैं? तो आप लोगों ने अगर इन तीन स्पेशली डेफिनेट पे एंड पॉइंट पे अगर आप लोगों ने कंसेप्ट बनाया, मेरे ख्याल में स्पोकन इंग्लिश में, इसके अलावा रिटन इंग्लिश में, इंशाल्लाह आप लोगों से इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। बाकी एफपीएससी भी आप लोगों को वो कहते हैं ना कि दे मेक अस निकम्पूप, निकम्पूप कहते हैं बेवकूफ़ को। वो हमें इसी वजह से पागल समझते हैं कि क्योंकि वो आपको इस तरह के सेंटेंसेस देते हैं कि ज़्यादातर अवाम ने तो रट्टा लगाया होता है। बट द थिंग इज़ के सिंस एंड फॉर में आप लोगों को प्रैक्टिस से खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ मच इजीनेस या डिफ़िकल्टी यू फेस। बट इंशाल्लाह आफ्टर दीज क्लासेस यू विल फील इजी इंशाल्लाह। आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि यहाँ पे मैंने अगेन सिंस एंड फॉर के हिसाब से चीज़ें बताई है, जैसा कि ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे। आगे मैंने लिखा है ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस आई लेफ्ट। अब यहाँ पे वही सिंस लफ्स इज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, बट टॉप पे आप लोग देख ले तो यहाँ पे सिंस आपके पास है प्रेपोजिशन। तो मुझे बताओ कि भाई अगर आप लोग नॉर्मली गूगल से या वैसे किसी भी एकेडमी में रैंडम किसी से भी सवाल पूछ ले कि भाई ये जो सिंस का लफ्ज है ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है, तो अगेन दे विल फील इन मतलब, तो इसी वजह से लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अगेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सेंटेंस। बट अगेन बताते चलूँ कि ये एक डेमो क्लास है प्रीपोजिशन के हवाले से। आगे जनाब, मैंने यहाँ पे एक टेबुलेटेड फॉर्म में चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी है। जैसा कि मैंने कहा है कि सिंस 2 PM या फॉर 2 आवर्स। अभी इसमें क्या फ़र्क है? मैंने कहा है ना कि मंडे टू फ्राइडे सिंस, तो सिंस मंडे। लेकिन मैंने कहा है ना कि मंडे टू फ्राइडे, तो अगेन मंडे से लेके फ्राइडे तक कितने दिन बन जाते हैं? 4 डेज बन जाते हैं। तो ये एक ड्यूरेशन बन जाता है। ठीक है, तो अगेन इसी वजह से हम फॉर यूज करते हैं। ठीक है, एनी हाउ आगे आप लोग सुन सकते हैं, इस पे मल्टीपल ऐसे सेंटेंसेस है। अच्छा, आप लोगों को इंशाल्लाह इस पीडीएफ पे कंसेप्ट बनाना है। आप लोगों को यूपीएससी या सीएसएस के जो पास्ट पेपर है, इंशाल्लाह आफ्टर दिस क्लासेस यू विल मतलब आप लोगों को कोई नीड नहीं होगी इंशाल्लाह मतलब प्रैक्टिस के लिए। इन यही वो तमाम सॉल्व पास्ट पेपर है या एक्सरसाइजेज है, इन चीज़ों पे कंसेप्ट बनाए। इंशाल्लाह आगे इनसे आसान आएंगे एग्ज़ाम में, मुश्किल आएंगे तो इसके लेवल में ही आएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मेंशन की है, जैसा कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस या फॉर मंडे। आगे देख ले, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस या फॉर अ वीक। अच्छा, ये जो प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है ना, इसके बाद मैं आप लोगों को टेंसेस पे भी ले जाऊंगा। इंग्लिश में हमने बहुत काम किया भी है, लेकिन आगे भी हमें बहुत काम बाकी है। लेकिन इंग्लिश का जो सेशन है इट्स एन एवरग्रीन सेशन। डेली आप लोग डाउन टाइम में कुछ ना कुछ इंग्लिश के हवाले से सीखेंगे। बट द थिंग इज के ये वो तमाम के तमाम कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस है सिंस एंड फॉर के हवाले से, जहाँ पे आप लोगों से प्रोबेबिलिटी है कि मिस्टेक्स हो।
होंगे, लेकिन इंशाल्लाह यू विल फील इजी। आगे आप लोग जनाब देख सकते हैं जो अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम के हवाले से मैंने एक चीज़ बताना है। आप लोगों ने अपने सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखा होगा, हम कहते हैं ना कि एंशियंट टाइम, मिडीवियल टाइम, मॉडर्न टाइम। तो ये तमाम के तमाम क्या है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आया तो वो कौन सा वक़्त था, या वेस्ट में यूके में जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ, तो वो जनाब वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, एक स्पेसिफिक वक़्त था 1600 या 1700 में। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। तो आप लोगों को जब आप लोग लिखोगे ना इन सी एस एस ऐसे स्पेशली, तो वहाँ पे आप लोग जब अपने आइडियाज़ को लिखते हैं वहाँ पे आप लोगों से फिर यही मसला हो जाता है आप लोगों को कि आप लोगों को वहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि अब यहाँ पे मैं सेंस लगाऊं या फॉर लगाऊं। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट, कंसेप्ट बनाएं। इंशाल्लाह आप जितना भी लिखोगे ना तो यू विल फील इजी। ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों को बहुत डिटेल से समझना है, जितना पूछ सकते हैं। आई हैव नो इशू, बट मेक कंसेप्ट ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, आगे जनाब बताते चलूँ डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फ्रॉम। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आप लोग लिखते हैं ना कि सिंस एंड फ्रॉम, मैं अगर आप लोगों को अभी के अभी बताऊं कि मुझे 10-10 सेंटेंसेस लिखो, मैं आप लोगों को 5 मिनट टाइम देता हूं, तो यकीन माने सॉरी टू से शायद आप लोग ठीक लिखोगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं कि वो भी गलत लिखते हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सीएसएस के लिए या कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश पे ज़्यादा एम्फेसिस डाले, उसके बाद मैथमेटिक्स पे एंड सो ऑन। बट इंग्लिश एक बेसिक है। सीएसएस में भी कामयाबी के लिए ये इंग्लिश ही आपको यू विल पास और फेल। तो मैं आप लोगों को एक बिल्कुल प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। जब क्लास ख़त्म हो आप अपने रूममेट, क्लासमेट, हॉस्टलमेट से पूछ ले कि चल मुझे बताओ 10, मतलब 10 डिफरेंसेस मुझे बताओ, सेंटेंसेस लिखो सिंस एंड फ्रॉम में। तो मुझे कंफर्म है कि शायद वो दो तीन तो ठीक लिखेंगे, बट ऑनवर्ड दे दे विल नॉट। तो अगेन सिंस जो यूज़ होगा वो भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फ्रॉम भी यूज़ होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। इज इट मेक सेंस? बट ये जो सिंस है ना, तब से अब तक, तो ये मोस्टली परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं सबसे पहले 8 सेंटेंसेस पे फोकस दूंगा, उसके बाद मैं मैक्सिमम 4 टेंसेस पे फोकस दूंगा। इन 2022 शायद यस आई वाज, मतलब मैं खुद भी स्टूडेंट था सी एस पी अकेडमी में। तो वहाँ पे टीचर ने हमें बताया था कि जनाब इन 4 टेंसेस को आप लोग सीख लो, तो बस आप लोगों का मतलब रिटन पार्ट में मतलब बहुत चांस है कि यू विल क्वालिफाई एग्ज़ाम, या आप लोगों की राइटिंग में मेच्योरिटी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह वो तमाम के तमाम चीज़ें मैंने आगे आप लोगों को टेंसेस के क्लासेस में ही समझाना है। बट आधे से ज़्यादा आवाम को मैं यकीन से कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा तकरीबन 10वां सेशन है स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में उनको मसला आ जाता है। लेट्स सपोज अगर दो काम है, दोनों माजी में कंप्लीट हो चुके हैं, तो कभी कभी लोग पहले पास परफेक्ट लिखते हैं, बाद में पास इंडेफिनिट लिखते हैं, कुछ लोग पास इंडेफिनिट लिखते हैं, बाद में पास परफेक्ट लिखते हैं। आप लोग खुद से अभी फॉर वाइल सोच ले कि आप लोगों ने कौन सा लिखना होगा। तो इनशाला यू विल एंजॉय दिस, मतलब दीज कंसेप्ट्स इन टेंसेस क्लासेस। बट सिंस मैंने कहा है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जबकि फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे मैंने परफेक्ट टेंस की कोई बात नहीं की है, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों के लिए एक पॉइंट मिल गया। तो आप लोगों को सिर्फ इस बात पे नहीं खुश होना चाहिए कि अच्छा बस ये तो हमने सीख लिया कि परफेक्ट टेंस लिखा है, इट्स ओके, नो। आगे आप लोगों ने एक्सरसाइजेस पे जाना है। मैं आप लोगों को बहुत श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए कामयाबी का एक ही चाबी है, एक ही की है, वो है आप लोगों की लिखाई प्रैक्टिस। आई वाज स्टूडेंट एट नोवा इन 2020। तो उस टाइम जो एसी साहब थे पिंडी के, एग्जैक्ट नाम तो अभी मैं भूल गया, उसने कहा था कि जो बंदा दिन को 500 लफ्ज मतलब 500 वर्ड्स डेली लिखता है,
उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई एग्ज़ाम, CSS, PMS या एनी अदर गुड एग्ज़ाम। तो मैं भी आप लोगों को वही कहूँगा। मैंने अभी भी डाउन टाइम में ये जो आप लोगों से एक सवाल पूछा कि भाई लास्ट 3 मंथ्स में अगर आप लोगों ने 2026 का एग्ज़ाम दिया है, शायद आप लोगों ने पहले तो लिखा होगा, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में आप लोगों ने कितना लिखा है, या आज आप लोगों ने कितना लिखा है, कल आप लोगों ने कितना लिखा है, इस वीक में आप लोगों ने कितना लिखा है, ईद के बाद आप लोगों ने कितना लिखा है। तो मुझे तो अपने स्टूडेंट का तो पता है। तो इसी वजह से भाई लोग पास नहीं होते। तो इसमें कोई जो लोग पास होते उनमें और आप लोगों में, हम में बस यही फर्क होता है कि वो लोग लिखते हैं, हम लिखते नहीं है। वरना उनमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है कि वो कोई ज़्यादा जीनियस लोग होते। तो प्लीज़ आज के बाद लिखे, गलत लिखे लेकिन एटलीस्ट लिखे। तो ये चीज़ें आप लोगों को लिखाई के साथ, प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह यू विल लर्न, ठीक है। अच्छा आगे जनाब सुने आप लोग। अच्छा, एट इन ऑन, मैंने जस्ट आप लोगों को स्टार्ट में बताया टाइम के कंटेक्स्ट में। तो एट आपके पास, अच्छा जहां पे आप लोग एट का लफ्ज देख लो, 88, तो ये एग्जैक्ट कंटेक्स्ट में यूज होता है, या तो एग्जैक्ट टाइम के लिए, या तो एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए, और या तो एग्जैक्ट प्लेस के लिए, ठीक है। उसके बाद इन जो है ना, इन, सो ये यूज होता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। तो अगेन ये आगे भी मैं आपको समझाऊंगा कि भाई विद इन एंड इन में क्या फ़र्क है, इन एंड इन टू में क्या फ़र्क है, ठीक है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड अहेड। अच्छा, ये आप लोगों को टाइम के कंटेक्स्ट में ये चीज़ मैंने बता दी। जनाब आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉन। मैंने ये जो अपना प्लेटफॉर्म लंच किया है, आप लोगों का ही प्लेटफॉर्म है डॉन। तो ये मैंने असल में जो सुबह का वक्त होता है ना इस्लाम में, वैसे भी एक बुक है, आई विल सजेस्ट 5 AM क्लब, वो बुक आप लाजमी ले लें। उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट डॉन का जो वक्त है ना, अर्ली मॉर्निंग, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत 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 यूज़फुल टाइम है। तो सुबह जल्दी उठे, अपने काम पे फोकस हो जाए फ्रेश दिमाग के साथ, विन यू विल वेक अप, सो इंशाल्लाह यू विल बी अ सक्सेसफुल वन। तो डॉन टाइम जो है, असल में ये जो सुबह का वक्त होता है, जिस टाइम पे सूरज तुलू होता है, उनसे पहले का जो वक्त होता है, या सनराइज का या डे ब्रेक, तो उसके साथ भी हम एट यूज़ करते हैं। डस्क, डस्क मैंने कल भी शायद स्टेटस लगाया था, उसमें कहा था कि डस्क टाइम, तो डस्क इवनिंग को कहा जाता है। ये दिन के जो वक़्त है ना, मॉर्निंग के साथ हम इन लगाते हैं। तो अभी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि डॉन के साथ हम एट क्यों लगाते हैं, जबकि मॉर्निंग के साथ हम इन क्यों लगाते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, आधे से ज़्यादा आवाम से अगर आप पूछ लेना, वो कहेंगे कि भाई डॉन एंड मॉर्निंग जो है ये तो एक ही चीज़ है। आप लोगों को क्या लगता है, या अभी तक आप लोगों को क्या लगता था, आई डोंट नो, बट मुझे इतना कंफर्म है कि सब के सब लोग यही समझते हैं कि डॉन मॉर्निंग को, सुबह के वक़्त को कहा जाता है। बट मैंने एज आप लोगों को बता दिया कि फिर डॉन में एंड मॉर्निंग में क्या फ़र्क है। अच्छा एक और चीज़ आप लोगों के लिए सजेशन भी है, आप लोग अपने पास हार्ड फॉर्म में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रखें। मैंने तो 7-8 साल से मल्टीपल होके डिक्शनरीज को यूज़ किया, लेकिन मुझे अभी रेगरेट भी है, पछतावा है कि काश ये मेरे पास बहुत अरसा पहले होता। क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को हर लफ्ज़ के सामने बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में डिफिनीशन लिखा होता है। तो CSS में भी आप लोगों को FPSC का जो एग्जामिनर का जो रिपोर्ट है, उसमें भी ये बात लिखी गई है। मैं अपने साइट से कुछ नहीं कहता, आप लोग खुद जाए वेबसाइट पे देख ले कि ज़्यादातर लोग सिनोनिम को सीखते हैं ना, रट्टा लगाते या, तो अगेन हर लफ्ज़ का इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक मीनिंग है। सो प्लीज़ ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह के अल्फाज का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। सो आप लोगों ने ऐसे जार्गन को यूज़ करना होगा एग्ज़ाम में भी, कि बेशक उसमें बम्बास्टिक लैंग्वेज ना हो, पंपुअस लैंग्वेज ना हो, बिल्कुल सिंपल चीज़ हो लेकिन एग्जैक्ट चीज़ हो, टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो। अच्छा नून के साथ
आफ्टरनून के साथ, इवनिंग के साथ, डस्क, सनसेट, या नाइट या मिडनाइट। अभी नाइट का वक्त है ना, ऑलमोस्ट 11 PM। तो आप अपने वक्त के हिसाब से सोच ले कि अभी एट लगाना है, इन लगाना है या ऑन लगाना है। एनी हाउ, ये इतने मुश्किल नहीं है वैसे ऑनेस्टली। आगे बताते चलिए जनाब। आप लोग, मैंने कहा है ना इन, तो लॉन्ग ड्यूरेशन का क्या मतलब है? एनी हाउ, आगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, at the beginning of the movie, in the beginning of 16th century। तो इन मैंने क्यों कहा? क्योंकि सेंचुरी जो होता है ना, 100 साल का, लेट सपोज, तो वो एक लंबा स्पैन है, एक लंबा वक्त है। जबकि मूवी जो होता है ना, हार्डली 90 मिनट का, या मतलब हार्डली 150 मिनट का होता है, या हार्डली 180 मिनट्स का होता है। तो इसी वजह से मैंने कहा ना कि एग्जैक्ट टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए वी यूज एट। ठीक है जनाब। आगे आप लोगों को इनके हवाले से, अच्छा आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊं। आप लोगों को तो अपना डेट ऑफ बर्थ याद है, होना भी चाहिए। तो आप लोग अपने CNIC पे देख ले, वहाँ पे पहले आप लोगों का, अच्छा आप लोगों को पता है कि आजकल AI का एज है। ज़्यादातर लोग जब ऑनलाइन चीज़ों को सीखते हैं ना, सो उनके लिखाई में भी आपको पता है US का राइटिंग स्टाइल आ जाता है। बट प्लीज़ बी श्योर कि CSS का एग्ज़ाम या पाकिस्तान के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसमें ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होता है। ये स्पेलिंग में भी आप लोग देख ले, लेबर का स्पेलिंग देख ले, या इसके अलावा ऑनर का स्पेलिंग देख ले, तो अगेन मुझे तो कंफर्म पता चल जाते हैं। मुझे जब स्टूडेंट असाइनमेंट्स भी भेजते हैं ना, मैं देख के उनको कहता हूँ कि भाई ChatGPT से कॉपी किया हुआ है या गूगल से लिखा है। डेफिनेटली गूगल पे आजकल मतलब US का कमांड है। तो प्लीज़, ब्रिटिश में इंग्लिश का जो है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मोस्टली वी आर फॉलोइंग। तो पाकिस्तान की जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आपकी मीडिया, ये तमाम चीज़ें मोस्टली एंड ऑलमोस्ट दे आर इन ब्रिटिश लैंग्वेज। तो प्लीज़ अपने स्पेलिंग पे भी फोकस हो जाए। अच्छा, तो आप लोग जब मतलब ये डेट लिखते हैं ना, तो उसमें भी लोग ज़्यादातर आजकल US स्टाइल में लिखते हैं। बट अच्छी बात यही है कि आपका एग्ज़ामिनर, आपकी यूनिवर्सिटीज़ या हायर इंस्टीट्यूट में जो APSC के एग्ज़ामिनर होते हैं, डेफिनेटली उनका तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो अपने स्टाइल को सही लिखे। एनी हाउ, ईयर्स, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ कौन से साल में है, कौन सा मंथ था। आज स्प्रिंग का सीज़न है वैसे, तो इनके साथ भी आप लोगों ने इन लगाना है। पाकिस्तान में हम जब छोटे थे ना, हम सुनते हैं कि 4 सीज़न है। एनी हाउ, आज क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे ज्यादातर लोग तो 3 सीजन्स को वैसे समझते। बट एनी हाउ, इन तमाम सीजन्स के साथ वैसे ये भी पूछते कि वेदर एंड सीजन में क्या फ़र्क है। मंथ्स, इस्लामिक स्टडीज़ में वैसे एक दफ़ा NTS में एक MCQs था कि इस्लामिक मंथ्स में रमज़ान का कौन सा महीना है। तो अगले दिन जब मैं अपने मॉस्क में गया, तो वहाँ पे मॉस्क में एक दीवार पे वो मंथ्स लगे थे। मैंने वहाँ से रट्टा लगवाया। बताने का मतलब है कि ये इंग्लिश में भी आप लोग सीख ले। इस्लामिक स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जिलकैदा, जिलहज, ठीक है, शवाल एंड सो ऑन, वो भी आप सीख ले। एनी हाउ, आगे जनाब। ऑन, तो ऑन आप जो है ना डेज के साथ एंड डेट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा डेट था? 31 मार्च। अगेन, आप लोगों से मैं जब पूछता हूँ ना, तो काइंडली रिस्पॉन्स दिया करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बनी है। तो मार्च का मंथ क्लोज हुआ। आज आज अभी ख़त्म होने वाला है। अपना प्रोग्रेस खुद अपने साथ, हमारे एक दोस्त है ना, वो एक लफ्ज़ को यूज़ करता है, इंट्रोस्पेक्शन को। ठीक है। आपको पता है इंट्रोस्पेक्शन किसे कहते हैं? INTRO, इंट्रोस्पेक्शन। अपना खुद आप लोग मुआयना करें, तशखीस, डायग्नोसिस अपने अंदर खुद जान के, और अपने आप से सवाल पूछ ले कि मार्च का मंथ आप लोगों ने कौन से कामों में स्पेंड किया, प्रोडक्टिविटी कितना है, आप लोगों ने कितना सीखा, कितना लिखा, कितना इवैल्यूएट किया। तो अगेन वो आप लोगों को पता होगा। बट अगेन, डे एंड डेट्स के हवाले से ये मैंने आप लोगों को बताया। तो प्लीज़, कल से या आज रात के 12 बजे के बाद
आप लोगों ने एक नए कमिटमेंट के साथ अगले मंथ के लिए इन होना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो, ठीक है। मेरा बस चले, मैं कहता हूँ कि 24 घंटे में अपने स्टूडेंट को समझाऊँ सिखाऊँ, लेकिन आप लोगों ने भी खुद से भी बहुत इनपुट डालना होगा, एनी हाउ। अच्छा, ऑन, तो कभी भी ये गलती आप लोगों ने नहीं करना। जाहिल तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी टू से, बट एक तो बंदे को कुछ आता नहीं है ना, तो ठीक है, बंदा सीख ले। लेकिन अगर एक बंदे को कुछ आता भी ना हो, वो फिर ऊपर से सीखे भी ना, तो अगेन उनके लिए तो फिर बस हम क्या कह सकते हैं। इसी वजह से ये जो अल्फाज है, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट के लिखाई में जब देखता हूँ, इन अल्फाज के साथ वो लोग ऑन यूज़ करते हैं, बट एग्जामिनर को अगर ये मिस्टेक नज़र आया, उनको समझ आ जाएगा कि भाई नाउ इट्स टाइम टू फेल यू, ताकि आपका एक साल और ज़ाया हो, ताकि अगले साल के लिए एग्जामिनर तो यही समझता है ना कि आपको नहीं आता, तो चल अगले अटेम्प्ट के लिए आप इस चीज़ को सीखोगे, बट इन अल्फाज को सीख ले, कभी भी इनके साथ प्रीपोजिशन स्पेशली ऑन ना लगाए, ठीक है। अच्छा, लोग क्या समझेंगे कि डे एंड डेट्स के साथ तो हम ऑन लगा सकते हैं, लेकिन भाई लास्ट लगाए, लास्ट मंडे, मंडे नेक्स्ट, ईच, तो इस तरह के अल्फाज के साथ डोंट पुट ऑन, ठीक है। आगे सुने जनाब, जनाब आगे सुने, विद फेस्टिवल्स। अच्छा, मैं आप लोगों को इसमें बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछता हूँ। आपको पता है कि होली, दिवाली, ईद, ईद उल फितर अभी गुजर गया, ईद उल अजहा भी आने वाला है। आपको जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, शिंटाइज़म, टाइज़म, ये जितने भी मज़ाहिब हैं, इनके रिलीजियस फेस्टिविटीज़ का पता होना चाहिए। उनके इबादत गाहों का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से रैंडम पूछ लूँ, हमारे जो शाइट भाई है, मतलब शिया भाई जो है, उनका साल का जो फर्स्ट दिन होता है, उनका अपना डेफिनेटली एक कैलेंडर सिस्टम है। नौरोज का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। माई अपोलॉजीज इफ आई एम रॉन्ग, बट शायद इसी वीक में था, डॉन में भी आया था, ठीक है। इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ईरान को ऑफिशियली मतलब उनके साथ वो खुशियाँ भी शेयर की थी, डेफिनेटली दे आर शायद मुस्लिम, तो बताने का मतलब है कि वो कौन से डेट से स्टार्ट होता है। इसके अलावा लास्ट मंथ में शायद इंडिया में होली थी, या मतलब उनके जो फेस्टिविटीज़ है, तो मतलब इंग्लिश एग्जाम में तो ये नहीं देखा जाता कि आपने सिर्फ सी एस एस देना है, बट आपको क्रिसमस कब मनाया जाता है, होली, दिवाली, बाकी जितने फेस्टिविटीज़ है। आपको पता है योम कपूर वॉर, मतलब डॉन में भी इस पे आया था ना कि एक दफ़ा अरब ममालिक ने इसराइल पे, ज्यूस पे, मतलब उनकी जो हॉलीडेज है, उसी दिन मतलब मुसलमानों ने उन पे अटैक किया था, तो उसमें ये बात लिखी गई थी कि आजकल इसराइल इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, वो ये नहीं देखता कि आगे बच्चे, ख़वातीन, रमज़ान है या ईद है। तो अगेन उसमें ये रिबर्टल दी गई थी कि भाई हम मुसलमान कौन से इतने मतलब वो कहते हैं ना कि दूध के दुले हुए हैं, कि हमने तो खुद भी, अरब ममालिक ने इसराइल पे अटैक किया था, कौन से दिन पे, योम किपुर वॉर। तो ये योम किपुर किस दिन का नाम है, तो ये इसलिए बताते चलूँ। अच्छा, इसके अलावा से पूछे जाते कि सिनागोग कौन से मज़ाहिब में इबादत गाह का नाम है, ठीक है। तो अगेन डेफिनेटली जुडाइज़म। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी हाउ। मैंने सामने वैसे लिखा भी है, आगे सुने, इन एंड विद इन, ठीक है। ये इन एंड विद इन का जो कंटेक्स्ट है, तो विद इन जो है ना, ये हमेशा यूज होता है इन द सेंस ऑफ बिफोर, जबकि इन यूज होता है इन द सेंस ऑफ आफ्टर, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ड्यूरिंग एंड वाइल में क्या फर्क है। सो विल ऑलवेज बी प्रीपोजिशन, जबकि वाइल जो है, अगेन आप लोगों को बताते चलूँ कि वाइल है जो है, ये हमेशा हमेशा यूज होगा कौन से कंटेक्स में, इज अ प्रीपोजिशन के कंटेक्स में, ठीक है। उसके बाद आगे जनाब बताते चलूँ, हमारे पास जो बाकी अल्फाज, अच्छा वाइल, तो वाइल के साथ हमेशा जब यूज होगा आईएनजी फॉर्म में यूज होगा,
इसके साथ साथ एक्शन और एक्टिविटी के लिए यूज़ होगा, जबकि ड्यूरिंग जब यूज़ होगा उसके साथ आईएनजी यूज़ नहीं होगा। ये भी किसी इवेंट के लिए या ओकेजन के लिए यूज़ होगा। अगेन, मैं हमेशा से एग्जांपल से चीज़ें समझाता हूँ, तो आप लोगों को खुद आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। बट एनी हाउ, आप लोगों को कंसेप्ट वाइज आगे बताऊंगा, ठीक है, कि वाइल एक्शन एंड एक्टिविटी, जबकि ड्यूरिंग ये भी इवेंट एंड ओकेजन के लिए। मैंने यहाँ पे क्रॉस लाइन लगाया है, यहाँ पे BING लिखा है, बट अगेन आगे आप लोग इनको इंशाल्लाह समझा दूंगा, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि वाइल इट इज़ यूज विद एन एक्शन, मैंने जैसा कि पहले बताया। ये तीन कन्फ्यूजन, मतलब ये ऐसे अल्फाज है, वैसे तो यूज़ होते हैं इंटरचेंजेबली, मतलब एक दूसरे के जगह पे यूज़ होते हैं अनटिल, टिल एंड बाय, बट यहाँ पे भी बहुत फ़र्क है। अनटिल एंड टिल कौन सा फॉर्मल लैंग्वेज है, कौन सा इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। टिल एंड अनटिल, इसमें फिर क्या फ़र्क है? टिल तक, अनटिल जब तक, ये तो लफ्जी मतलब है ना। सेंटेंस वाइज हाउ यू विल अंडरस्टैंड, एनी हाउ। बाय, एक लिखा जाता है BYE, गुड बाय, ठीक है, बाय, BY बाय। आप लोगों को ये वॉइसेस में भी देखने को मिलेगा। जब हम बाय लगाते हैं ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चीज़ें चेंज हो जाती है। एनी हाउ, नो लेटर देन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है, बट बाय जो है ये तीन जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है। एक आपके पास पैसिव वॉइस में यूज होता है, उसके बाद एक आपके पास बाय मंडे, बाय 2013, बाय इवनिंग, बाय नाइट एंड सो ऑन। एक बाय जो है ये बेसाइड के सेंस में यूज होता है। आपको पता है एक बेसाइड है, एक बेसाइड्स है। अगेन वही बात, अगर आप रैंडम किसी भी CSS एस्पायरेंट से पूछ लो कि भाई बताओ बेसाइड एंड बेसाइड्स में क्या फर्क है, तो वो तो आपको कहेंगे कि स्पेलिंग में फर्क है, लेकिन भाई मीनिंग में भी, कंसेप्ट में भी, कंटेक्स्ट में भी फर्क है। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, इन डिटेल। आगे जनाब, आप लोग देख सकते हैं विन एंड वाइल्ड में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाना है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ तक आप लोगों को टाइम के हवाले से, वो भी मैंने जस्ट हेडलाइंस फॉर्म में आपको चीज़ें बताई। मैं नाम ले ही लेना चाहता, आप पाकिस्तान के जितने भी अच्छे एकेडमीज है आप जाए तो वहाँ पे 5-6 क्लासेस में पूरा इंग्लिश कोर्स कंटेंट आप लोगों को कराया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को इंग्लिश आता नहीं, इसी वजह से 98% लोग एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। आप डिटेल में किसी भी एस्पायरेंट के पास जाए, इंटरनेशनल लॉ का, पॉलिटिकल साइंस का, पाकिस्तान अफेयर का इतना नॉलेज होगा, आपको लगेगा कि शायद ये तो प्लाटो या एरिस्टोटल है। बट मेन गेम है इंग्लिश का। वाइल में, टिल में, अनटिल में, जब आप इन चीज़ों में पूछते हो तो मोबाइल हाथ में उठा लेता है, चल मैं देखता हूँ आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इस तरह काम नहीं बनेगा। मैंने जस्ट ये, हमने तकरीबन 40 मिनट तक क्लास लिया, इसमें मैंने जस्ट आप लोगों को हेडिंग फॉर्म में कंसेप्ट नहीं समझाया, जस्ट बता दी कि ये चीज़ें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में यूज होता है। एनी हाउ, अभी प्लेस में आता हूँ, तो प्लेस में एट एंड एन में क्या फ़र्क है, ठीक है। एट अगेन वही बात के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, जबकि इन आपके पास मैंने जैसा कि टॉप पे बताया, वहाँ पे लार्जर या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता था, यहाँ पे लार्जर डोमेन में, स्पेस में, एरिया के लिए यूज़ होता है, ठीक है जनाब। आगे आप लोग देख सकते हैं टू। अच्छा, आपको पता है कि ये जो टू है ना, ये किस किस चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है? मैं अगर आप लोगों से पूछ लूँ कि इस टू के साथ अगर आप एक और ओ लगाओ तो इसका फिर मीनिंग क्या बनेगा, ठीक है। बट जनाब, इंशाल्लाह कंजंक्शन का टॉपिक वैसे मैंने अभी कंक्लूड भी किया, लेकिन वहाँ पे भी मैंने इस पर डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। सो टू गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन। आपको पता है जब हम छोटे थे ना, स्कूल में, कॉलेज में, हमें बताया जाता था कि वर्ब के 3 फॉर्म है, लेकिन जिशान आपको पता है मैंने समझाया था कि वर्ब का V1, V2, V3, V4 एंड V5। आपको अगर हर लफ्ज़ का एटलीस्ट आपको इन तमाम के तमाम फॉर्म्स का पता होगा, तो इनशाला
मतलब यू विल बी ऑन अ सेफर साइड इन ऑल एग्जाम्स, ठीक है। आप लोगों ने स्ट्रेस एंड टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल है एनी टाइम इंशाल्लाह। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आप लोगों को मैं चीज़ें बताता हूँ। आप लोगों ने खुद से भी फोकस करना है एंड इंशाल्लाह हमने आगे क्लासेस भी लेना है। उसके बाद जनाब ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंसेप्ट बताता हूँ, प्लीज़ आप लोगों को हमेशा समझ आना चाहिए कि आफ्टर वर्ब नो प्रेपोजिशन, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा 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 ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट आपके पास या नाउन होगा या आपके पास प्रोनाउन होगा। उसके अलावा मैंने आपको अगर ऑब्जेक्ट के हवाले से भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए एग्ज़ाम में मैं कंफर्म बताता हूँ तहरीम आपको भी ज़ीशान आपको भी, कि आप किसी भी अपने कुलीग से पूछ ले कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर आपसे कल को एग्जाम में पूछ ले, एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट वन कौन सा है। अगेन मैं तो एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ टीचर्स को आता है, नो। बट स्टूडेंट्स असल में ना फोकस नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप लोगों को अगेन वो वाला लेक्चर लाजमी सुनना है कि आपको पता चले कि व्हाट्स द डिफरेंस। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, हम जब छोटे थे ना तो हमें बताया जाता था कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब एंड सो ऑन। लेकिन आपको पता है अगर तीन या चार अल्फाज भी आपके पास एक साथ आए या दो अल्फाज एक साथ आए उसके बाद वर्ब आए, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है। कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि आपके पास दो या तीन अल्फाज मिलके एक सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद या इज आता है या एम आता है एंड सो ऑन। तो कंपाउंड सब्जेक्ट को भी आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अगेन ये टॉपिक भी अभी बाकी है, तो इंशाल्लाह अगले क्लासेस में होपफुली वी विल फोकस ऑन दिस। अच्छा, ये कुछ अल्फाज हैं कि आप लोगों ने कभी भी जिंदगी में इसके साथ प्रीपोजिशन को नहीं लगाना। ही अराइव्ड एट द स्टेशन, ही रीच्ड टू इंडिया, ही विजिटेड टू इंडिया। अच्छा, अब मैं अगेन अगर अभी के अभी पोल बनाऊं डाउन टाइम्स में, माशाल्लाह आप लोग भी तो वहां पे मैसेज नहीं करते, बट द थिंग इज के आधे से ज्यादा अवाम टू लगाएंगे, क्योंकि या पता नहीं है या सीखा नहीं है या सीखना उन्होंने नहीं है। बट ही रीच्ड इंडिया, ही विजिटेड या विजिटेड पाकिस्तान या इंडिया। तो मैंने जब रूल में बताया कि भाई नो प्रेपोजिशन, एग्जामिनर में तो इसी वजह से आप लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते, वो टू लगाएंगे, साथ में शायद वो नो का ऑप्शन ना भी दे आपको। तो स्टूडेंट कहते कि हाँ टू तो कुछ फेमिलियर लगता है, चल लगा दो। वहाँ पे आपको लगेगा कि मैंने ठीक एक मतलब एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, बट जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे गेम कुछ उलट होता है। इसी वजह से बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी। अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जीशान आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था एमपीटी फार्मूला। इसके अलावा ओसास काम फार्मूला, एडवर्ब में स्पेशली ये बताया था। तो अगेन ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर है एंड सो ऑन, उसको भी अगर आप लोगों ने रूल्स के हिसाब से पुट किया, वेल एंड गुड, अनलेस एंड अनटिल you will be in a dangerous zone, या you can say you will be in jeopardy, मतलब in danger। so मतलब we are trying our best to rescue you, ठीक है, from such fatal mistakes। अच्छा, इन एंड इनटू में क्या फर्क है, इनमें नो चेंज ऑफ मीडियम या स्टेट, जबकि इनटू में मीडियम एंड स्टेट चेंज होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू मस्ट नो अबाउट इट। उसके बाद जनाब आगे फ्रॉम टू, इसमें क्या फ़र्क है ये भी आपको पता होना चाहिए। बट द थिंग इज के जनाब आगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस तक तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। द नेक्स्ट थिंग इज के ऑन अपॉन ऑन टू, ऑन अपॉन ऑन टू। ऑन में नो मोमेंट,
अपॉन में मोमेंट, ऑन टू, इन टू, इन तीनों में क्या फ़र्क है? तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, प्लीज़ यू मस्ट नो अबाउट इट। आगे जनाब, आगे आप लोग देख सकते हैं ऑन टू पे भी मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये चार लफ्ज़ अगर आप लोगों ने सीख लिए स्पेशली फॉर वन पेपर या CSS, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। Over and above, under and below, vertically upwards, horizontally upwards। अभी इसमें क्या फर्क है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बट इंशाल्लाह कल के क्लास में विल फोकस ऑन दीज थिंग्स। उसके बाद जनाब आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऊपर या अबव एज, अंडर बिलो एज। तो अभी इसमें क्या फर्क है? आगे ऑफ, ऑफ, ओ एफ, ऑफ। तो ये कौन कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? वैसे ये तो हम इसको बहुत ब्लाइंड लगा देते हैं, बट पोजीशन के लिए, ओनरशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सिलेक्शन के लिए, चूज मतलब टू चूज समवन, टू सेलेक्ट समवन, या व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। हम इंसान है तो हम गोश्त से बने हैं या हम मिट्टी से बने हैं, आप इस तरह समझ सकते हैं। जबकि ओड वाले ऑफ सेपरेशन, डिटैचमेंट, ठीक है, टू कट पार्ट ऑफ समथिंग, उस कंटेक्स्ट में यूज होता है ओ डबल एफ या ओ एफ, ठीक है। आगे जनाब, आगे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कई दफ़ा ये लोग इसमें मतलब ब्लंडर्स कर जाते कि ऑफ एंड फ्रॉम में मतलब उनसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ही डाइड ऑफ मलेरिया या ही डाइड फ्रॉम TB। तो कभी ऑफ लगाते कभी फ्रॉम लगाते, बट ऐसा नहीं चलेगा, कंसेप्ट वाइज समझना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब। ये वाला टेबल आप लोगों को सुकून से आना चाहिए। डेथ ड्यू टू शेम, ग्रीफ, सोरोज, साथ में क्या लगाओगे? विथ। वायलेंस, वैसे जेंडर स्टडीज में तो तमाम चीज़ इसके हवाले से है, ठीक है। तो इसके साथ बाय लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। आपको पता है कि जब किसी चीज़ में केमिकल चेंज आएगा, क्या? केमिकल चेंज, द बेसिक मटेरियल चेंज। मिसाल के तौर पे ये वुड होता है ना, वुड। आप लोग लेट्स मिसाल के तौर पे क्रिकेट तो शायद आप लोग देखते होंगे, आज वैसे भी PSL 11 एडिशन स्टार्ट है। तो बैट्समैन के साथ बैट होता है ना, तो वो बैट किस चीज़ से बना है? वुड से। तो अगेन बैट से तो वापस वुड नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप पानी ले लें, पानी को आप फ्रोजन करें तो आइस बनेगा। आप उनको बहुत हीट दे, सब्लिमेशन दे, शायद वो गैस में या वेपर्स में बन जाएगा। लेकिन उसको आप दोबारा पानी में मतलब यू कैन ब्रिंग इट बैक। तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो मेड फ्रॉम and made of when the basic material does not change in the process of making an object। मतलब बेसिक चीज वही होता है, ठीक है। तो आप इसको आसान सिंपल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। मेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब एक चीज से अगर कुछ नया बन गया तो वो वापस नहीं बनेगा। इन सिंपल आप यही समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम ये बहुत रेलेवेंट है। इस पे आपको मल्टीपल एग्जांपल यहाँ पे सामने देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, मूड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टेकिंग डिफरेंट पोजीशंस, प्रीपोजिशन सिंपली। तो ऑन, ऑफ, ये। अच्छा, ये बिटवीन एंड अमंग आपको पता है, बिटवीन दो के लिए बी, वैसे भी फॉर बाई या डाई, अमंग दो से ज्यादा। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक नया कंसेप्ट समझाना है। जब ये आप लोगों के वन पेपर एग्जाम हो जाएंगे ना, तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, मेरे ख्याल में अगर वो आप लोगों ने कंप्लीट किया, बाकी आप लोगों ने इंशाल्लाह आगे CSS PMS को एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, मैं समझता हूँ चैलेंज के साथ ये कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह नो वन डेट विल बीट यू इन इंग्लिश। इंशाल्लाह आप लोग खुद अपनी एकेडमीज चलाओगे या डाउन टाइम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सिखाओगे, इंशाल्लाह आप लोग उस हद तक आप लोगों के पास परफेक्शन आ जाएगा।
वैसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सॉरी टू से टू डिस्टर्ब यू, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, वोकली या स्पोकन इंग्लिश में तो वो बहुत अच्छे होते हैं। या कुछ लोगों को लगता है कि शायद इस फलानी बंदी ने या बंदे ने तो इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है एंड सो ऑन। लेकिन सॉरी टू से बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से, एकेडमीज से स्टूडेंट्स आते हैं। इवन नमल नस्ट से स्टूडेंट्स आते हैं, उनको भी इंग्लिश में मसला होता है। सो यू मस्ट नॉट बी हेजिटेटेड। अगर आप लोगों ने इतना सीख लिया है तो इंशाल्लाह आगे भी आप इतना सीखोगे आप लोग कि यू विल बी इन अ पोजीशन टू टीच अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बिटवीन एंड अमंग में भी फ़र्क होना चाहिए। अमंग एंड अमंगस्ट में क्या फ़र्क है? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को वावल्स एंड कॉन्सोनेंट में भी पता होना चाहिए। ए ई आई ओ यू। तो अमंगस्ट, ये जो एस टी हम लगाते हैं ना, तो ये वावल साउंड के साथ यूज होगा। ये भी मोर देन टू के लिए ये भी एक ही मतलब है। लेकिन ये कॉन्सोनेंट एंड वावल का कंसेप्ट, तो ये डेफिनेटली जब ये वावल के साथ यूज होंगे तो डेफिनेटली फिर ये कॉन्सोनेंट के साथ यूज होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि बस ये तो शोल के लिए लगाते या एक्सप्रेशन के लिए बनाते लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे वावल एंड कॉन्सोनेंट का मतलब वो वाला किस्सा है। ठीक है। एक और कंसेप्ट मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि नींद में भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि भाई आपको फिर आना चाहिए। बिटवीन के साथ आप लोग एंड लगा सकते हैं। अमाउंट के साथ आप लोगों ने एंड लगाया तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल बन जाएगा। ठीक है। इतना मुश्किल बन जाएगा आप लोगों के लिए जिस तरह आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब पंसा हुआ है। इवन यूएस में इतने लोग निकल गए हैं प्रोटेस्ट के लिए उनके खिलाफ कि भाई आप लोग तो पागल है ना। उसको वैसे एक लफ्ज़ बोला जाता है, वो मैं शाइस्तगी की वजह से यहाँ पे नहीं बोल सकता, बट लिटरली उन्होंने अमेरिका को एक बहुत मुश्किल लूप में डाला है। तो अगेन एंड एक ऐसा ब्लेंडर है कि कुछ मिस्टेक्स भी इंग्लिश में ऐसे होते हैं ना, जब एग्जामिनर को उनको देखता है उनको लगता है कि भाई एटलीस्ट ये मिस्टेक्स आप लोगों से नहीं होने चाहिए। ठीक है। एनी हाउ, आगे आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे नोट लिखा है। जहाँ पे आप लोगों को नोट देखने को मिले ना, सो यू मस्ट टेक पॉज, ये देख लें। कुछ अल्फाज हैं जिसके साथ आप लोगों ने कयामत तक, जब तक आप लोग हयात है, आप लोगों ने बिटवीन यूज करना है। जैसा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, चूज बिटवीन, डिवाइड बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन, लिंक बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन। इनके साथ आप लोगों ने हमेशा बिटवीन। मुझे आप बताओ, रैंडमली अगर आप लोगों को इन चीज़ों का पता ना हो, आप जितना यूट्यूब से, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप से एमसीक्यू सीखे, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। तो इसी वजह से कंसेप्ट को समझे, बेसिक्स को समझे, फाउंडेशंस को समझे। बस अभी मैंने ये बता दिया। आप लोग तब तक ना सोए जब तक आप लोगों ने इन पे रट्टा ना लगाया हो। एक दफ़ा समझ लिया, सीख लिया, देन एंजॉय। ठीक है। अभी आप लोगों को जितने भी एग्जांपल आएंगे, भाई मैंने टॉप पे एक दफ़ा समझा है, सीखा है कि जब चूज आएगा, मैंने तो सीखा है डांट टाइम से कि भाई मैं बिटवीन लगाऊंगा। मैंने अगर डिफरेंस का लफ्ज़ देख लिया तो भाई बिटवीन लगा दूंगा। कनेक्शन का लफ्ज़ देख लिया, बिटवीन लगा दूंगा। मैं सॉरी टू से आई डोंट वांट टू एडमायर माई सेल्फ, बट मैं जब एमसीक्यूज एग्जाम में भी जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा काम तो इस चीज़ के साथ है, चल ये वाला लगा दो। अच्छा ये ठीक है तो बस ये लगा दो। ये चीज इसके साथ लगता है तो बस ठीक है, भाई को गोली मार दो, कोई फायदा नहीं है। तो भाई आपको अपने काम पे इतना बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैंने अगर डिवाइड का लफ्ज देख लिया और मेरे सामने बिटवीन एंड अमांग हो, तो भाई मैं अमांग को कहूंगा कि भाई आप साइड पे हो जाए, मेरा काम है बिटवीन के साथ। क्योंकि मैंने टॉप पे ऑलरेडी समझा हुआ है इस कंसेप्ट को। सो इंग्लिश इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने स्मार्टली अपने काम के साथ एक एक लफ्ज पे आपको हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, स्पेशली ऑन इंग्लिश पार्ट। ठीक है। बट लाजमी यही है कि आपको तमाम चीज़ें आती भी हो। ठीक है। अच्छा, ये एक और कंसेप्ट बताते चलूँ, बात से बात निकलती है वैसे। अमांग एंड अमेड, अमेड या आप जिस तरह भी प्रोनाउंस करें, अमांग यूज होगा जनाब काउंटेबल के साथ, जबकि अमेड ये काउंटेबल के साथ भी यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होगा। ठीक है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताते चलूँ, अभी के अभी किसी भी इवन सीनियर से पूछ ले कि भाई बताओ अमांग एंड अमेड में क्या फ़र्क है, अमांग एंड अमांगस्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो होपफुली आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, एनी हाउ आगे। अमेड्स्ट, तो जनाब वही बात वही कंसेप्ट यहाँ पे भी, वावल के साथ, ए, ई, आई, ओ, यू। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा इनसे। ठीक है, अच्छा जनाब आगे आप लोग सुन सकते हैं। जैसा कि अच्छा बाय, तो ये तो मैंने टॉप पे भी बताया। वैसे बेसाइड एंड बेसाइड का कंसेप्ट आगे समझाना है। ठीक है, अच्छा विद आ मतलब आप अपने पर्सनल सामान को देख ले, अपने हॉस्टल में अपने घर में देख ले। हर बंदे की अपनी कुछ चीज़ें होती है, मोबाइल को देख ले, नाइफ को देख ले। मतलब आप वैसे काफ़ी चीज़ें। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं घर में या पर्सनल चीज़ें एंड सो ऑन, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हैं उनके साथ विद। तो इसके अब मैं सोचने की बात है ही नहीं, आप वैसे सोच ले रैंडमली, जो भी जो चीज़ें बंदे के इस्तेमाल में होते हैं। ठीक है, तो आप लोग विद लगाए। बीइंग टुगेदर, ठीक है, ये तो सिंपल है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का जो लफ्ज़ है वो कोई भी टूल होता है, कोई भी चीज़ होता है जो कि आपके यूज़ में होता है। मैं से वैसे मैंने नाइफ्स का लफ्ज़ यूज़ किया, इसके अलावा अब बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके साथ आप लोगों ने विद लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जनाब। अच्छा बेसाइड एंड बेसाइड्स, ये मैंने आप लोगों को असल में समझाना था। ठीक है, जैसा कि बेसाइड बाय द साइड ऑफ, beside by the side of, जबकि besides एक इस लगाने से in addition to, इन एडिशन टू। लोग कहते हैं कि डांट टाइम्स एमसीक्यूज का प्लेटफॉर्म है, मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट एमसीक्यूज को फोकस किया हुआ है। तो beside MCQs we are also offering services related to descriptive part of CSS and PMS। ठीक है, सो beside and besides। ठीक है, उसके बाद preposition of direction। ठीक है, तो it for exact direction, exact time, एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज़ों को वाइंड अप किया, एक था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एक था जनाब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के क्लास में आई विल फोकस स्पेसिफिकली ऑन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन के हवाले से भी मैंने चीज़ बताई। अच्छा अगेन, मैं जब स्टेटस देखता हूँ ना तमाम स्टूडेंट्स के, वैसे तो लेट सपोज एक बंदा है वो इस्लामाबाद से लाहौर जाता है, तो कभी कभी लोग टू लिखते हैं, कभी कभी टूवर्ड्स लिखते हैं, लेकिन भाई इसमें फ़र्क है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि टू यूज़ होता है डेस्टिनेशन के लिए, जबकि ये वाला जो जनाब है तो ये डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। अभी मुझे बताओ कि डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन में क्या फ़र्क है। शायद आप मुझे लफ्ज़ी मानी तो बता दोगे, मुझे तो इतना पता है कि आप लोग माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट तो है। बट अगर आप लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाओ, आप लोग इन दोनों की मीनिंग देख ले वहां पे, इन दोनों की मीनिंग देख ले, आपको खुद शेम आएगा कि भाई अभी तक ये कंसेप्ट हमने क्यों नहीं सीखा था। ये अगर लेट सपोज आप लोगों को आता है बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो अबाउट इट। सो अगेन टू जो यूज होता है डेस्टिनेशन के लिए, एंड टूवर्ड्स जो यूज होता है अगेन ये डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वन। अगेन ही वेंट टू स्कूल, लेकिन ये कंसेप्ट चल आगे बता दूंगा, अभी मैंने आप लोगों को जस्ट एक जेस्ट देना था। आगे जनाब ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब अक्रॉस एंड अलोंग। आप लोगों ने अगर लाहौर को विजिट किया हो, वैसे वहाँ पे जो केनाल रोड है इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो अगेन वहाँ पे ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। लेट्स सपोज ये एक पुल है। ठीक है, आप लोग जब लाहौर जाते हो रास्ते में रावी आता है,
झेलम का दरिया आता है, ठीक है, बाकी भी जितने भी है, ठीक है, इंडस तो वैसे हमारे साइड पे, बट अगेन मोटरवे पे आप लोग क्रॉस करते हैं ना इस तरह पुल पे, ब्रिज पे, तो हम कहते हैं कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। लेकिन अगर आप लोग लाहौर में केनाल रोड को देख लो या इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे को देख लो, तो हाईवे के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट है। तो अलोंग मतलब है इन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन। या मोटरवे पे आप लोग देखते हो यहाँ पे भी लाइन होता है दरमियान में, मतलब ग्रीन बेल्ट होता है ना, तो लाइन के साथ सीधा इन द सेम लाइन ग्रीन बेल्ट भी होता है। आप इस तरह कंसेप्ट समझ सकते हैं, अक्रॉस एंड अलोंग में क्या फर्क है। हर चीज को अपने मुल्क के किसी भी चीज के साथ एसोसिएशन बनाए, लिंक बनाए, उम्मीद है कि फिर आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट बहुत आम है। अगर आप लोगों ने स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान स्वात को विजिट किया होगा, मैंने तो वैसे 2-3 दफ़ा विजिट किया हुआ है, लेकिन कंसेप्ट यही है कि द ट्रेन पास थ्रू द टनल। ये टनल जो है ना, ये स्वात मोटरवे पे भी देखने को मिलेंगे, हज़ारा मोटरवे पे भी, वैसे बलूचिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है, रेलवे टनल वैसे वहाँ पे। अगर आप लोगों ने जेलम को विजिट किया हो पंजाब में जो है, तो वहाँ पे भी आपको साल्ट माइन में टनल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन उसके लिए थ्रू का कंसेप्ट यूज होता है, जबकि अक्रॉस का तो मैंने आप लोगों को वैसे ऊपर भी बताया। आप लोग वैसे एक पाइप को देख ले, ठीक है, उसमें से पानी को या उसमें से हवा को या उसमें से गैस को या उसमें से बिजली को मतलब पास किया जाता है, उस कंसेप्ट में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगेन इन चीज़ों के लिए माइंड मैपिंग एंड इमेजेस आप लोगों के मन में, दिमाग में होने चाहिए, तो शायद आप लोगों से फिर ये कंसेप्ट ना भूल पाए। एंड अगेन अक्रॉस एंड थ्रू, इसमें से अगर आप लोगों को बताते चलूँ, तो जनाब आप लोग देख सकते हैं अक्रॉस का जो कंसेप्ट है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जबकि थ्रू का जो कंसेप्ट है फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन द सेंस ऑफ इनसाइड, मतलब अंदर किसी चीज के में जाना एंड सो ऑन, ठीक है। आप समझ सकते हैं। तो अगेन अक्रॉस एंड थ्रू में यही फर्क है। मैं यकीन के साथ, श्योरिटी के साथ ये आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों को मुझे ये बताना होगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी, एनी हाउ। इसके बाद आप लोगों ने मुझे याद करना है कि मैं आपके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे भी क्लास लूँ। जब ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे ना, मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी टीचर आपको सेंटेंस दे, अगर आपको वाकई ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे, इंशाल्लाह यू विल मेक नो मिस्टेक एट लीस्ट एट द लेवल ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है जनाब। तो ये था आप लोगों का टॉपिक। अभी फिक्स प्रीपोजिशन को या कंसेप्ट, ये मैंने तो आप लोगों को वैसे आगे भी समझाना है। अगेन आप लोग अपने बाकी कुलीग्स को, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं डांट टाइम्स के हवाले से। अब सपोज आप लोग सेटिस्फाइड है या होंगे, मैं डेली बेसिस पे ये जो वोकेबलरी या इडियम्स डालता हूँ, तो प्लीज़ ये भी वन पेपर में आते हैं, आपको पता है। ऑल हैट एंड नो कैटल, विदाउट फर्दर एडू, या टेक एडम व्यू ऑफ, तो ये मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो प्लीज़ यू मस्ट मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, ये शायद गलती से आए हैं। इसके अलावा मालाफाइड, बोनाफाइड, व्हील एंड वू, ईट एनी वन साल्ट, द साल्ट ऑफ द अर्थ। इस अच्छा, आप लोग जब अपने अल्फाज में, अपने एक्सप्रेशन में इस तरह के अल्फाज यूज़ करोगे ना, तो यकीन मानने लोगों को लगेगा कि वाकई आप लोग सीएसएस के कैंडिडेट्स होंगे। परसों मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, ही वाज अ प्लानिंग ऑफिसर, तो मैंने उसको वैसे कहा कि भाई डू यू नो अबाउट स्वैन सॉन्ग, उसने बिल्कुल एक चुटकी में बोला कि हाँ, तो उसी फाइनल वर्क, लास्ट वर्क, कंक्लूजन। मैंने कहा कि भाई इसी वजह से तो आप ऑफिसर बने हो। बताने का मतलब है कि आपका काम लोगों को मतलब फील होना चाहिए कि यस यू नो अबाउट दीज थिंग्स। तो अगर इतना काम हमने इस प्लेटफॉर्म पे किया है या आगे भी हम करेंगे, अभी तो
अब बहुत टाइम है अगले 2027 के लिए, पंजाब पीएमएस के लिए, केपी पीएमएस के लिए, बट आपका प्रोग्रेस डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये काम तो आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को रिकेप देना था। अगेन ये बेंटन का लफ्ज़, अच्छा मैंने आपको पता है कि मैंने जब ये बनाया पोस्ट तो ये बैंटम था। मैंने कहा कि भाई नहीं, ये बैंटम लफ्ज़ तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है, तो ये बैंटम नहीं है, ये बैंटन है। मैंने इस पोस्ट को दोबारा मतलब एडिट किया, तो बैंटन का मतलब है गुड मैनर्स। तो आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको नहीं, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स के मुतालिक यू मस्ट बी कॉन्शियस। आपके वोकेब, इडियम्स, प्रीपोजिशंस, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके अलावा हम कहते हैं ना कि कोच पोटैटो, कोच पोटैटो कैसे कहते हैं, लेजी पर्सन। तो अगर आप लोग भी इसी में हैं, सो बी वेरी केयरफुल एंड बी विजिलेंट। बी विजिलेंट का मतलब है बी एक्टिव, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ब्यूरोक्रेट बनना है तो जनाब आप लोगों में एनर्जी होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। आगे आप लोग देख सकते हैं वोकेबलरी बिल्डर। तो मैं अगर आप लोगों से पूछ लूँ कि व्हाट इज सावंट, व्हाट इज इंसिपिएंट, व्हाट इज एक्सटोल, व्हाट इज detrimental, ठीक है, व्हाट इज अकास्टिक एनालॉगस, ठीक है। तो ये बस जनाब ये इतना ही था। अच्छा इसमें कुछ अगर आप लोगों को बताते चलूँ कि बॉटल नेक्स, ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो मैं डांस से डेली निकालता हूँ, ठीक है। आप लोगों के साथ इसलिए मतलब आई पोर्ट के चला आप लोगों को फ़ायदा हो। इल्यूजन, अच्छा मैंने, अगर आप लोगों ने मुझे एक चुटकी में इसको ठीक किया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलोसिनेशन, ये भी पास्ट पेपर एग्जाम में आए हैं। इल्यूजन, ILLUSION, डिल्यूजन, DELUSION, एक है नज़र का धोखा, एक है सुनने का धोखा, मतलब एक है दिमाग का धोखा, मतलब ये तो चल मीनिंग है ना। बट द थिंग इज के एल्यूजन, डेल्यूजन, हेलोसिनेशन, इन अल्फाज में क्या फ़र्क है। तो आज के बाद मैं आप लोगों को अगेन कहता हूँ कि मैं 24/7 अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ, ताकि वो अपने लिए कामयाब हो। आप लोगों ने कामयाब बनना है खुद के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग खुद एम्पावर हो ज़िंदगी में। तो डाउन टाइम में इंशाल्लाह आप लोगों को 24/7 हेल्प मिलेगा। बट आप लोगों में खुद स्पार्क होना चाहिए, आप लोगों ने खुद से भी काम करना है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप लोगों को पूछा तो जनाब, डायलेमा, एंग्विश और टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग ऑफिसर तो बन जाते हैं लेकिन उसमें इतना अखलाकी गिरावट होता है ऐसे लोगों में, जिसकी मतलब करेक्टर में वीकनेस होती है। तो ये लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है, अखलाकी गिरावट एंड सो ऑन। उसके बाद क्रम्बलिंग, उसके बाद एमिनेंट। अगर मैं आप लोगों से इस लफ्ज़ में पूछ लूँ जनाब, तो एक एमिनेंट के साथ भी ई के साथ भी लिखा जाता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आई वाला एंड ई वाला जो है। इसके बाद जनाब बज, उसके बाद अगर मैं आपको बताते चलूँ कि डू यू प्रोनाउंस इट इन राइट वे, SUBTLA। हाँ इसको हम कहते हैं सटल, सटल। कुछ लोग इसको सब्टल कहेंगे, पता नहीं, अजीब अजीब जब मैं इसलिए पूछता हूँ ना। लेकिन अगेन इसमें सटल, सटल। तो आप लोगों ने अपने साथ एक फ्री ऐप है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा खुद भी स्टूटरिंग का मतला है, इसको वैसे स्टटरिंग कहा जाता है, ठीक है। बट अगेन इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर मी। तो आप लोगों ने एक प्रोनाउंसिएशन के लिए एक ऐप को इंस्टॉल करना है। आप लोगों ने हर लफ्ज़ को वहाँ पे डालना है, बाकी वहाँ पे स्पीकर लगा होता है, ताकि हर लफ्ज़ वो आपके लिए प्रोनाउंस करे, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, स्पेशली, ताकि आप लोगों की फ्लुएंसी भी बने और आप लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा सीखे एंड अच्छा बोले, ठीक है। तो अगेन ये तमाम के तमाम लफ्ज़ आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जनाब लेक लस्टर, ये लफ्ज़ तो बहुत पसंद है मुझे, वैसे यूज़ होता है ना इसी वजह से, कंप्लेसेंट। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, अच्छा इसमें ये शायद एक दो में गलती है, नहीं ये वाला ठीक है, नो इशू। हाई चेन या हाई हैंडेड, सेम्बलेंस, ये भी एग्ज़ाम में आया है कई दफ़ा, ठीक है।
तो ये इसके अलावा शांटवीज, ये शांटवीज का लफ्ज़ भी कई दफ़ा मैंने सुना है। छोटे छोटे हट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने कभी रावी या इंडस के साइड पे विज़िट किया होगा तो वहाँ पे मछलियों के ये छोटे छोटे हट बने होते हैं, होटल्स एंड सो ऑन। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी कई दफ़ा पूछा जाता है, होटल एंड मोटल में क्या फ़र्क है। अगर आप लोगों ने विदाउट गूगल ठीक किया तो आप लोगों के लिए मतलब एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है। मतलब मैं इसलिए ऑफर देता हूँ स्टूडेंट को ताकि वो मोटिवेट हो, ताकि वो हर टाइम एक्टिव रहे। एनी हाउ, कुछ लोग इसको नीश कहेंगे। तो जनाब इसका मतलब क्या है? पल्पेबल, पल्पेबल का मतलब है इजीली नोटिसेबल, सेंसिबल एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद जनाब शिंगलिस, ठीक है। तो ये एक डिजीज है, ठीक है, स्किन का। एनी हाउ, ये तो आज खत्म नहीं होते। अच्छा, डिमार्च या डिमार्च कैसे कहते हैं? प्रोपोजिशंस इम्प्लिसिटली डॉगमेटिज्म, ठीक है, डॉगमेटिज्म। आ, ये भी एग्जाम में आते हैं। बाकी ये वोकेबलरी तो डांट टाइम्स पे अपलोडेड है, वहां से भी देख सकते हैं प्लीज। ये भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये तो मैंने जस्ट इस मंथ में जो काम किया है मैंने रिवीजन के लिए ये चीज़ें आप लोगों के सामने ले आई। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सर आप तो मंथली ये पैसे क्यों लेते हैं? मैं कहता हूँ कि ये मैं इसलिए लेता हूँ ताकि आप लोगों को एहसास हो। अब बाकी चीज़ों को रैंडम ना दे के, हर चीज़ का एक मतलब होता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो न इतने पैसों से आपका कुछ होगा न मेरा कुछ होगा, बट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग कामयाब हो। तो कामयाबी इंशाल्लाह मुमकिन है। इंशाल्लाह इफ़ यू फोकस, कोई ना कोई एग्ज़ाम आप लोगों का निकल जाएगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि डाउन टाइम से आप कुछ ना सीखे, एक चीज़ लाजमी सीखे, वो है ये जो इंग्लिश का ग्रामर पार्ट है। स्पेशली इंग्लिश क्लासेस में जो भी मैं समझाता हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह वन डे यू विल फील प्राउड। आप इतना कुछ सीखोगे क्योंकि मैंने जो कुछ लर्न किया है अपने मिस्टेक से, अपने नाकामियों से। मैं वाकई चाहता हूँ कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो। आप लोग अभी अपना फीडबैक देना चाहे या क्लास के बाद देना चाहे, सो मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच। आज के बाद ऑन डेली बेसिस मैं क्लास लूँगा, बट आप लोगों का भी पेशेंस चाहिए क्योंकि आप लोगों के अलावा भी मेरे मल्टीपल स्टूडेंट हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लोग साइड पे होंगे तो बस मैं उनके साथ फिर बिज़ी हो जाता हूँ क्लासेस के लिए स्पेशली, ठीक है। सो आप लोगों ने मुझसे काम लेना है, सो मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।